नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सुबह के 11 बज चुके हैं और हमारा जो विषय है वो है भूगोल, और भूगोल के अंतर्गत हम देख रहे हैं विश्व का भूगोल। प्यारे दोस्तों, हमारी 11 बजे से जो क्लास चलती है वो विश्व का भूगोल है, और रात के 8 बजे जो क्लास चलती है वो हमारी क्लास चलती है आपके आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों पर। तो दोनों क्लासों को देखें, क्योंकि दोनों क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण चल रही है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर अगर आप लोग जुड़ेंगे नहीं दोस्तों, आप लोग चैनल का सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम और अच्छा करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आते हैं जिससे कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो सके, जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। तो अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट से जुड़िए, क्योंकि एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है द सक्सेस पॉइंट एट द रेट, जो कि हर तरह से प्रयास करता है कि आपको ऐसे चुनिंदा और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराया जाए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत आज कौन से प्रश्न, माफ़ कीजिएगा, भारत को नहीं, विश्व के भूगोल के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। चलिए आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, पल्लास यल्ला पल्लास यल्ला स्टुंट्री राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है। बात समझ में दोस्तों, पल्लास यल्लास टुंट्री राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है। पहला विकल्प क्या है, नॉर्वे, रूस, फिनलैंड, स्वीडन। प्रश्नों को देखिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। तो अगर बात किया जाए पल्लास यल्लास टुंट्री की, एक नेशनल पार्क है और ये उत्तरी फिनलैंड में स्थित है। देश के सबसे पुराने और लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है इसे, जो अपनी सुंदर पहाड़ियों, झीलों और अरोरा के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है ये। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा कि पल्लास यल्ला इंस्टूट्री राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है। तो फिनलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये फिनलैंड में स्थित है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सही विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि प्रशांत अग्निवलय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रत्यक्ष परिणाम है जो लिथोस्फेरिक प्लेटों की गति और टकराव है। दूसरा कह रहा है ये विश्व का सर्वाधिक भूकंपी रूप से सक्रिय क्षेत्र है, क्योंकि विश्व के लगभग 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। रिंग ऑफ फायर अटलांटिक महासागर के बेसिन में एक प्रमुख क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। आपको बताना है कि प्रशांत अग्निवलय के बारे में कौन सा कथन सही है। अगर हम पहले कथन की बात करें कि रिंग ऑफ फायर प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रत्यक्ष परिणाम है जो लिथोस्फेरिक प्लेटों की गति और टकराव है, तो ये सही है दोस्तों। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह विश्व का सर्वाधिक भूकंपी रूप से सक्रिय क्षेत्र है, क्योंकि विश्व के लगभग 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। तो पहले दोस्तों आपको बता दूं कि विश्व का सबसे अधिक भूकंपी सक्रिय क्षेत्र है ये। विश्व के लगभग 90% भूकंप 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प भी सही हो जाएगा। तीसरे विकल्प की बात करें तो रिंग ऑफ फायर अटलांटिक महासागर में नहीं बल्कि प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखिएगा रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। अब देखते हैं विकल्प किस में दे रहा है, क्योंकि हमारा पहला और दूसरा सही है। याद रखिएगा दोस्तों, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। और हमारा पहला दूसरा सही है, तो ये ए विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। पहला और दूसरा कथन सही है जो कि ए विकल्प में दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि कौन सा जल निकाय होंडुरास के दक्षिण में समुद्र तट बनाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा जल निकाय है जो होंडुरास के दक्षिण में समुद्र तट बनाता है। विकल्प है अटलांटिक महासागर,
हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर। दोस्तों, कौन सा जल निकाय होंडुरास के दक्षिण में समुद्र तट बनाता है? विकल्प बहुत ही अच्छा है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर। दोस्तों, होंडुरास जो है ये 2 तटीय भाग हैं। उत्तरी तट कैरिबियन सागर से घिरा होता है, यानी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। दक्षिण तट की बात करें तो प्रशांत महासागर से विशेष रूप से फोनसेका की खाड़ी के माध्यम से जुड़ता है ये, इसलिए होंडुरास के दक्षिण में प्रशांत महासागर का तट है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रशांत महासागर। आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जापान की सबसे अकेली नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी जापान की सबसे अकेली नदी है? विकल्प क्या है? कुशिरो, टेशियो, म्यू या फिर सिनानो। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही देखने को मिलेंगे। नए नए प्रश्न हैं, नए नए प्रश्नों को आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आप समझें और तैयारी अपने आप को मजबूत करें, धैर्य रखें, मेहनत करें और आत्मविश्वास रखें। तो अब यदि अगर आपके अंदर तीनों ये बातें हैं तो आप सिलेक्शन जरूर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जापान की सबसे अकेली नदी है? तो याद रखिएगा, टेशियो नदी जापान के होक्काइडो द्वीप में स्थित है, इसे जापान की सबसे अकेली नदी कहा जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प दोस्तों, क्योंकि टेशियो नदी जो है सबसे अकेली नदी मानी जाती है जापान की। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर बात करें कि ये कौन सी टेशियो जो नदी है वह जापान के किस द्वीप में स्थित है, तो ये होक्काइडो, ये दोस्तों होक्काइडो नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ स्थित है? होक्काइडो द्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो लग्जमबर्ग के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है? आपका विकल्प क्या है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम। समझ में आ रही है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो लग्जमबर्ग के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। जुड़िए चैनल से, लाभ उठाए महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो लग्जमबर्ग के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है? तो लग्जमबर्ग जो है वो पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा स्थलबद्ध देश है। वो 3 देशों से घिरा होता है। उत्तर और पश्चिम में ये बेल्जियम से घिरा है, दक्षिण में फ्रांस से और पूर्व में जर्मनी से घिरा है। तो यहाँ पे पूछा है लग्जमबर्ग के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन साझा करता है, तो वह जर्मनी दोस्तों। कौन सा? जर्मनी। आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम सीमा है? विकल्प है मैग्नेटोस्फीयर, आयनमंडल, मेजोस्पाज और मैग्नेटोपाज। समझ में आ रही है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन है जो पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतरिक्ष सीमा है? अंतिम सीमा आपको नाम बताना है। मैग्नेटोस्फीयर, आयनमंडल, मेजोपाज और मैग्नेटोपाज। तो दोस्तों, मैग्नेटोपाज की बात करें तो ये वह सीमा है जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर पवन के बीच संतुलन बनता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर पवन के बीच संतुलन कहाँ पे बनता है? तो मैग्नेटोपाज में बनता है। पृथ्वी के वातावरण और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की अंतिम सीमा भी यही मानी जाती है। कौन सी सीमा? मैग्नेटोपाज दोस्तों। तो मैग्नेटोपाज आपका डी विकल्प में दे रहा है, तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? विकल्प है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, वायुमंडल का सबसे निचला भाग जहां जलवायु परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी के मध्यवर्ती परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, वायुमंडल का सबसे निचला भाग जहां जलवायु परिवर्तन होते हैं। तो बैरिस्फीयर की बात करें तो शब्द का अर्थ क्या होता है? भारी गोला दोस्तों। बैरिस्फीयर का अर्थ होता है भारी गोला। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है, यानी कोर को संदर्भित करता है। यह मुख्यतः लोहा और निकेल से बनी होती है, इसलिए इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, बैरिस्फीयर की बात करें तो इसका घनत्व सबसे अधिक होता है।
तो उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है। ये क्या होती है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है दोस्तों। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? विकल्प क्या है? 3, 4, 5, 6। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो किसी भूकंप के केंद्र का सटीक स्थान निर्धारित करने के लिए कम से कम 3 भूकंपीय स्टेशनों से प्राप्त डेटा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक स्टेशन से भूकंपीय तरंगों की यात्रा का समय लेकर दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है और तीनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु पर भूकंप का केंद्र स्थित होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 केंद्रों की आवश्यकता होती है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन है? नए चट्टानों का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसका नाम क्या है? भूविज्ञान, लिथोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, शैल विज्ञान। तो चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपको उत्तर देना है। विकल्प क्या है? भूविज्ञान, लिथोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, शैल विज्ञान। लाजवाब प्रश्न उत्तर है दोस्तों। इसका फटाफट से सोचिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो आप कड़ी से कड़ी मेहनत करिए। 1 साल डट करके मेहनत के साथ, लगन के साथ मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नहीं मिलती तो आप यकीन मानिए 1 साल और दीजिए और आप यकीन मानिए तब आपकी तैयारी इतनी अच्छी, इतनी मजबूत हो जाएगी प्यारे दोस्तों कि आपका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। तो निम्न में से कौन सा चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन है? भूविज्ञान, लिथोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, शैल विज्ञान। तो प्यारे दोस्तों शैल विज्ञान जिसे लिथोलॉजी दोनों ही चट्टानों के अध्ययन से संबंधित है, परंतु लिथोलॉजी चट्टानों की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करती है, जबकि शैल विज्ञान चट्टानों की उत्पत्ति, संरचना और प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शैल विज्ञान दोस्तों, जो कि विकल्प डी में दे रहा है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? ज्वार भाटा किस वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है? प्रश्न क्या है? ज्वार भाटा किस वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है? विकल्प क्या है? पृथ्वी चंद्रमा पर, पृथ्वी सूर्य पर, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर, चंद्रमा पृथ्वी पर। ज्वार भाटा किस वस्तु के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी चंद्रमा पर, पृथ्वी सूर्य पर, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर, चंद्रमा पृथ्वी पर। दोस्तों अगर बात किया जाए ज्वार भाटा की, तो ज्वार भाटा का जो कारण है वो चंद्रमा और सूर्य दोनों का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट होता है। सूर्य का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है जब यह चंद्रमा के साथ संरेखित होता है, खास करके पूर्णिमा और अमावस्या पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? विकल्प है माउंट बारबेरो, माउंट एटना, स्ट्राम्बेली, माउंट वेसुवियस। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपने प्रश्न पढ़ रखा होगा कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? माउंट बारबेरो, माउंट एटना, स्ट्राम्बेली, माउंट वेसुवियस। तो स्ट्राम्बेली ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित है, ओलियन द्वीपों में से एक स्थित है। यह लगातार सक्रिय रहने वाला ज्वालामुखी है जो रात में लावा विस्फोटों से चमकता रहता है। इसी कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्ट्राम्बेरी प्यारे दोस्तों। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? विश्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही है? यह वर्ष में 2 बार होता है। दुनिया भर में दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। विषुवधु पूरे विश्व में शीत ऋतु से वसंत ऋतु में संक्रमण का प्रतीक होता है। तो दोस्तों विश्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यह वर्ष में 2 बार होता है। दुनिया भर में दिन रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। विश्व पूरे विश्व में शीत ऋतु से वसंत ऋतु में संक्रमण का प्रतीक है। पहले विकल्प की बात करें, वर्ष में 2 बार होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों ये।
कब होता है? एक 21 मार्च को होता है और एक 23 सितंबर को होता है। याद रखिएगा, 21 मार्च को होता है और एक 23 सितंबर को होता है। याद रखिएगा, 31 सितंबर को होता है प्यारे दोस्तों, होता है। अगला कथन की बात करें तो ये भी सही है। तीसरा कथन क्या है कि यह कथन केवल उत्तरी गोलार्ध के लिए सही है, बाकी ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा आपके बी विकल्प में दे रहा है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि पृथ्वी पर या पृथ्वी द्वारा 360 डिग्री घूमने और किसी तारे को उसी सटीक स्थिति में वापस लाने के लिए आवश्यक समय को क्या कहते हैं? विकल्प है सौर दिवस, नक्षत्र दिवस, वास्तविक दिवस, धर्म सभा दिवस। पृथ्वी द्वारा 360 डिग्री घूमने और किसी तारे को उसी सटीक स्थिति में वापस लाने के लिए आवश्यक समय को क्या कहते हैं? आपका विकल्प क्या है? सौर दिवस, नक्षत्र दिवस, वास्तविक दिवस, धर्म सभा दिवस। तो नक्षत्र दिवस वह समय होता है जो पृथ्वी को एक पूर्ण घूर्णन करने या 360 डिग्री करने, घूमने और किसी स्थित तारे को फिर उसी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। इसका औसत समय लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, जबकि सौर दिवस सूर्य के घूर्णन का समय होता है जो 24 घंटे का होता है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? नक्षत्र दिवस। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? पहले दोस्तों सही माना जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बनाती है? ए विकल्प क्या कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत, दक्षिण अमेरिका के इंडीज पर्वत। तीसरा विकल्प है ट्रांस आर्कटिक पर्वतमाला। डी विकल्प है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। समझ में आ रही है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बनाती है? पहला कह रहा है उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत, दूसरा कह रहा है दक्षिण अमेरिका के इंडीज पर्वत, तीसरा कह रहा है ट्रांस अंटार्कटिक पर्वतमाला, चौथा है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो प्रश्नों को देखिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। फटाफट उत्तर लगाइए दोस्तों। इंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला है। ये आप सभी जानते होंगे। यह लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है और दक्षिण अमेरिका के 7 देशों कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना जैसे देशों में फैली है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि वह पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है दोस्तों, वह उत्तरी कौन सी है दोस्तों? तो वो है दक्षिण अमेरिका के इंडीज पर्वत। इंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से विषुव की सही विशेषता है? पहला कथन है यह तब होता है जब सूर्य का केंद्र पृथ्वी की भूमध्य रेखा लंबवत स्थिति में होती है। दूसरा कह रहा है यह वर्ष में 2 बार होता है। तीसरा कह रहा है दिन और रात की समान लंबाई से चिन्हित है। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से विषुव की सही विशेषता क्या है? तो दोस्तों अगर हम ये बात करें कि ये तब होता है जो सूर्य का केंद्र और पृथ्वी की भूमध्य रेखा लंबवत स्थिति में होती है, तो आपका ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह वर्ष में 2 बार होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यह दिन और रात की समान लंबाई में चिन्हित होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो कौन से विकल्प में दे रहा है? तो डी विकल्प में दे रहा है पहले दोस्तों, तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, टैगा टुंड्रा की तुलना में दक्षिणी अक्षांशों पर स्थित है। टैगा जो होता है वो टुंड्रा की तुलना में कहाँ स्थित है? दक्षिण अक्षांशों पर स्थित है। फिर भी टैगा में अत्यधिक न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है? विकल्प क्या है? क्योंकि ध्रुवीय हवाओं के कारण टैगा की सर्दियाँ अधिक ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि टुंड्रा आर्कटिक महासागर के पास है, क्योंकि टुंड्रा की तुलना में टैगा का आसमान अधिक साफ होता है। उपरोक्त सभी कारण। जिसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों अगर टैगा की बात करें, है ना, तो शीतल हवाएं और आर्कटिक से आने वाली हवाएं टैगा की सर्दियों के अधिक ठंडा बना देती हैं, ठंडक उसमें पैदा करती हैं। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि टुंड्रा आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, ये भी सही है। क्योंकि टुंड्रा की तुलना में टैगा का आसमान अधिक साफ होता है, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी कारण। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? भौगोलिक संदर्भ में
चार्स और बिल शब्द निम्नलिखित को दर्शाते हैं। विकल्प क्या है? लवणीय और क्षारीय मिट्टी के छोटे क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र के ऊंचे और दलदली क्षेत्र, गंगा के मैदानों में नदी और वायुलीय भू आकृतियाँ, हिमाचल प्रदेश में चाय और कॉफ़ी बागान क्षेत्र। तो भौगोलिक संदर्भ में चार्ल्स और बिल शब्द निम्नलिखित को दर्शाते हैं। तो दर्शाते हैं दोस्तों गंगा के मैदानों में नदी और वायुलीय भू आकृतियों को। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महासागरों के तापमान के संदर्भ में यह देखा गया है कि दक्षिणी अटलांटिक की तुलना में उत्तर की ओर बढ़ते अक्षांशों के साथ तापमान में बहुत कमी आ जाती है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? विकल्प है गल्फ स्ट्रीम, एक ठंडी धारा दक्षिणी अटलांटिक के तापमान को नीचे लाती है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा उत्तरी अटलांटिक के तापमान को बढ़ाती है। उत्तरी अटलांटिक में अधिक पानी के नीचे ज्वालामुखी है। मध्य महासागरीय रिज उत्तरी अटलांटिक में अधिक प्रमुख है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो एक गर्म धारा उत्तरी अटलांटिक के तापमान को क्या करती है? बढ़ाती है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन डेल्टा निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है? विकल्प है शांत हवाएं, धाराएं और ज्वार, सुरक्षित तट, नदी के मार्ग में कोई बड़ी झील नहीं है। निम्नलिखित में से कौन डेल्टा निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है? तो डेल्टा अनुकूल की बात करें दोस्तों अगर हम, तो शांत हवाएं ये हैं, सुरक्षित तट भी हैं, नदी के मार्ग में कोई बड़ी झील नहीं ये भी है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन डेल्टा निर्माण के लिए अनुकूल नहीं है? तो प्यारे दोस्तों धाराएं और ज्वार। क्या हो जाएगा? धाराएं और ज्वार। तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भूगोल का कौन सा उपखंड पृथ्वी प्रणाली के जमे हुए भागों से संबंधित है? भूगोल का कौन सा उपखंड पृथ्वी प्रणाली के जमे हुए भागों से संबंधित है? क्षोभमंडल भूगोल, मेलिनोस्फीयर भूगोल, क्रायोस्फीयर भूगोल, आयनमंडल भूगोल। तो भूगोल के उपखंड की बात करें दोस्तों तो भूगोल का जो उपखंड है वो पृथ्वी प्रणाली के जमे हुए जिस भाग से संबंधित है उस भाग को कहा जाता है क्रायोस्फीयर भूगोल। क्या कहा जाता है? क्रायोस्फीयर भूगोल कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा क्रायोस्फीयर भूगोल कहा जाता है। इसको सही से आप ब्रैकेट में कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा कायांतरण बिना किसी उल्लेखनीय रासायनिक परिवर्तन के होता है? कौन सा कायांतरण बिना किसी उल्लेखनीय रासायनिक परिवर्तन के होता है? गतिशील कायांतरण, तापीय कायांतरण, संपर्क कायांतरण और क्षेत्रीय कायांतरण। तो दोस्तों जो कायांतरण बिना किसी उल्लेखनीय रासायनिक परिवर्तन के होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तापीय कायांतरण। क्या कहते हैं? तापीय कायांतरण। तो आपको पहले दोस्तों बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बर्फ़ का पिघलना या पानी का वाष्प में बदलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि सभी भूकंपों में से लगभग 68% भूकंप किस भूकंप प्लेट पर आते हैं? शायद एक प्रश्न छूट गया दोस्तों, चलिए देखते हैं। सभी भूकंपों में से लगभग 68% भूकंप किस भूकंप प्लेट पर आते हैं? प्रशांत महासागरीय बेल्ट, अल्पाइन बेल्ट, मध्य अटलांटिक कटक और मध्य विश्व पर्वत बेल्ट। इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रशांत महासागरीय बेल्ट। प्रशांत महासागरीय बेल्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां 68% भूकंप आते हैं दोस्तों। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लावा पनडुब्बी ज्वालामुखियों का सामान्य विस्फोटक उत्पाद है? विकल्प है ब्लॉक लावा, आ लावा, पिलो लावा, पहोहो लावा। निम्नलिखित में से कौन सा लावा पनडुब्बी ज्वालामुखियों का सामान्य विस्फोटक उत्पाद होता है? ब्लॉक लावा, आ लावा, पिलो लावा, पाहोहो लावा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पिलो लावा। क्या हो जाएगा? पिलो लावा। क्या हो जाएगा? पिलो लावा हो जाएगा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान अपव्यय दोस्तों, प्रश्न क्या है कि द्रव्यमान अपव्यय निम्नलिखित में से किस बल के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और मिट्टी का ढलान पर नीचे की ओर गति है?
अपर्दन, गुरुत्वाकर्षण, अपक्षय, जल। तो दोस्तों, द्रव्यमान अपव्यय में चट्टान और मिट्टी का ढलान पर नीचे की ओर गति मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। यही आपसे पूछ रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण आपका बी विकल्प में दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ ढलान विफलताओं का एक प्रकार हैं जो जीभ के आकार की आकृतियाँ बनाती है? विकल्प है सोली फ्लक्शन, लोब्स, पिंगो, हम्माक, लिथलसा। वह दोस्तों, जो आकृतियाँ ढलान विफलताओं का एक प्रकार हैं जो जीभ के आकार की आकृतियाँ बनाती हैं, उसको कहते हैं सोली फ्लक्शन लोब्स। क्या कहते हैं? सोली फ्लक्शन लोब्स। तो आपका ए विकल्प सही माना जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय पर। विश्व के भूगोल पर हमारा अध्ययन चलेगा सुबह के 11 बजे। शाम के 8 बजे जो है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना ना भूलें। फिर मिलेंगे। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।